ये 4 है, 2 का वर्ग ये, 14 का वर्ग, फिर ये है 4 का वर्ग, और ये है 12 का वर्ग, ये है 6 का वर्ग, ये है 10 का वर्ग, ये है 8 का वर्ग। अब ये ऐसे चल रहा है 2 4 6 8, और ऐसे चल रहा है घटते क्रम में। 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, और 10 के बाद क्या होगा 8, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब कह रहा है किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिनमें 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़, जबकि 3 दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं पढ़ सकते। कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं? तो 15 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति कोई भाषा नहीं पढ़ सकते, तो 12 हैं जो पढ़ सकते हैं, कैन रीड। ये 12 व्यक्ति ही पढ़ेंगे। अब इनमें से 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, 7 फ्रेंच, तो 8 और 7 मिलके कितना हो जाता है 15। 8 अंग्रेजी और 7 फ्रेंच मिला क्या हो जाएगा 15, जबकि हकीकत में पढ़ कितने सकते हैं 12 लोग ही। इसका मतलब कुछ एक्सेस हुआ है, तो ऐसे बना देंगे। 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया 3, यानी 3 ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। तो ये है अंग्रेजी और ये है फ्रेंच। फ्रेंच है 7, अंग्रेजी है 8। अब इनमें से 3 व्यक्ति दोनों भाषाएं पढ़ सकते हो, तो केवल अंग्रेजी कितने पढ़ेंगे? 8 में से 3 घटाएंगे 5, 7 में से 3 घटाएंगे 4। केवल फ्रेंच पढ़ेंगे, बोल सकते हैं 4, और केवल अंग्रेजी 5। तो कितने व्यक्ति यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं? तो यह भी एक भाषा पढ़ सकता है, यह भी। तो 5 और 4 9, यानी 9 व्यक्ति ऐसे होंगे जो यथार्थतः एक भाषा पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई मुद्रक किसी पुस्तक पे पृष्ठ संख्या अंकित करना शुरू करता है। अब वह अंकित करते हुए कह रहा है ना कि कुल मिला के 3089 अंक प्रयोग में लाता है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? चलिए देखते हैं। अब अगर पृष्ठ 1 से लेके 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालेगा, तो कितने अंक लगेंगे? टोटल अंक लगेंगे 9। अब 10 से 99 तक डालेगा जब, तो 10 से 99 होते हैं 90, और हर एक पेज में कितने अंक लगेंगे? 2। तो 90 दूना 180, ये हो गया। अब 100 से लेके 999 तक ये टोटल होंगे 900 पेज, यानी जहां से पेज नंबर 100 शुरू होगा, 100 101 102 103 104 999 तक, ये टोटल होंगे 900। अब प्रत्येक में कितने लगेंगे? 3 संख्याएं, तो कितना हो गया 2700। अब नियर अबाउट हम इसके पहुंच रहे हैं, तो इनको जोड़ दो, 9 8 7 1 8 2 2889। और जबकि हमारे पास पेज कितने हैं? 3089। इनमें से 2889 घटा दो, 0 0 200, यानी हमारे पास 200 अंक और बच गए। अब जाहिर सी बात है 999 के बाद क्या आएगा? 1000। 1000 में कितने अंक लगेंगे? 4 अंकों का प्रयोग करना होगा। हमारे पास टोटल अंक है 200, यानी 200 अंकों को अगर 4 के हिसाब से यूज करेंगे हम, तो कितने पेज कर सकते हैं? 50 पेज और कर सकते हैं, है ना? 50 पेज कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि सीधा 1050 पे टिक कर देंगे। 1050 नहीं होगा, क्योंकि जब 1000 शुरू होगा तो 1000, तो एक तो वही हो गया, उसके बाद 49 हमारे पास और होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1049, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं समझे? ये जो 50 आया है, 50 में तो अब 50 पेज और बना सकते हैं। एक पेज तो होगा 1000 वाला, 1000 वाले में 4 यूज कर देंगे। अब हमारे पास 49 पेज ही बचेंगे ना, तो फिर टोटल कितना होगा? 1049। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित अनुक्रम विचार कीजिए। अब लिखा है
सी डैश ए सी सी ए डैश ए डैश बी सी डैश बी। पहले तो इनको काउंट कर लो, ये टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें खाली स्थान और लेटर दोनों काउंट कर लिए जाते हैं। 16 होगा तो 4 में, 15 होगा तो 5 में। डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जब आप देखेंगे तो पैटर्न आपको अपने आप ये प्रश्न खुद चिल्ला के कहेगा कि मैं ही हूं पैटर्न। अब देखो यहां डबल सी है तो यहां भी क्या होगा, डबल सी। तो डबल सी ए डबल सी, यहां डबल ए है तो यहां बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो यहां तो डबल बी वाला चलेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ सी हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी हमें क्या भरना है, सी बी बी बी, सी ट्रिपल बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी परिवार में 2 बच्चे उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनकी माता का जो वजन है उसका औसत है 50 केजी। बच्चों और उनके पिता के वजनों का औसत है 52 केजी। यदि पिता का वजन 60 केजी है तो माता का वजन कितना होगा। ठीक है, बच्चा और माता इनका कुल कितना होगा। कुल औसत है 50, तो 50 गुणित 3 बराबर 150। ठीक है, और 2 बच्चों का और पिता का, तो बच्चा प्लस पिता यानी पी कर देता हूं। इनका कुल कितना होगा, 52 गुणित 3 156, यही होगा। चलिए घटा देते हैं, तो बच्चा से बच्चा कट गया, बच्चा से बच्चा कट गया, पिता माइनस माता ये आ गया 6, पिता माइनस माता बराबर 6। पिता का वजन कितना है 60, 60 माइनस माता बराबर 6, तो 60 माइनस 6 ये हो गया m, ये आ गया 54। तो माता जी की उम्र कितनी होगी, 54 साल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना। ये है हमारा अगला प्रश्न। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों 1 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए में मुद्रा पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा मतलब 50 की नोट भी आपके पास ढेर सारी है, 10 की भी ढेर सारी है और 1 की भी ढेर सारी है। आप 107 रुपए के एक बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखना, लोगों को लगता है दिस इज रिलेटेड टू द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय लगाएंगे, पर कुछ नहीं लगाना। देखो कैसे होगा। पहला तरीका ये हो सकता है, ये 50 की नोट, ये 10 की, ये 1 रुपए की। ठीक है, पहला तरीका होता है कि 2 50 की नोट ले लें, 10 की एक भी न लें और शेष जो है 1 रुपए के ले लें। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका है कि एक 50 की नोट ले लें, 10 की नोट 0 1 2 3 4 5। अब 0 3 4 5 क्या है, हम 50 की नोट 1 ले लें, 10 की एक भी ना ले लें और सब हम 1 की ले लें। एक तरीका ये हो सकता है, एक 50 की नोट ले लें, एक 10 की नोट लें, 50 10 60, शेष हम 1 की नोट ले लें। एक 50 की नोट ले लें, 2 10 की ले लें, 50 20 70 और शेष 1 की ले लें। एक 50 की ले लें, 3 10 की ले लें तो 80 और शेष 1 की ले लें। एक 50 की नोट लें, 4 10 की लें तो 50 40 90, शेष 1 की ले लें। एक 50 की नोट ले लें, 5 10 की नोट ले लें तो 50 50 100, शेष 1 ले लें। अब यहाँ
6-10 की नोट नहीं ले सकते, क्योंकि 6-10 की नोट ले लेंगे 60 और 50 110 ऑलरेडी हो जाएगा। अब ये कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल तरीके हो गए 6। देखना बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या आएगा। अब हम 50 की एक भी नोट न लें, ठीक है, 10 की एक भी न लें, सारी नोट एक की ले लें, एक तरीका हो सकता है। 50 की एक भी न लें, 10 की एक नोट ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 2 ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 3 ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 4 ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 5 ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 6 ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 7 नोट ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 8 नोट ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 9 नोट ले लें, शेष एक की ले लें, 10 की 10 नोट ले लें और शेष एक के लें। 10 की 10 नोट मतलब धम्मा 100, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तरीके। तो कुल तरीके कितने हो गए? 11 6 17 1 18 तरीके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है अब किसी विद्यार्थी को लगेगा सर इसमें टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता, सोचने की बात, मुंह जवानी सोच सकते हो। 250 की नोट ले लिया, 100 हो गया, शेष एक के ले लिया, एक तरीका है हो गया। एक 50 की नोट लिया, एक भी 10 की नहीं लिया, सब एक के ले लिया, एक 50 की लिया, एक 10 की, इसी तरह सोचते तो फटाफट आंसर आता चला जाएगा और इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो 56 में आंसर हो गया ऑप्शन सी। 57 ये अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व में 20 मीटर चला, उसका मित्र बी उसे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। ये यहां से यहां आया 20 मीटर, यहां ए और बी मिले, दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ चले। कितना चले? 10 मीटर। ठीक है, और कह रहा है ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर, वे क्रमशः 2 मीटर, ए 2 मीटर चला और बी 8 मीटर चला। ठीक है, फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। अब बी नीचे चल रहा है तो इसका बायां किधर होगा? इधर। कितना चला? 4 मीटर चला। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़कर 5 मीटर चला, यहां से दाहिने मुड़ेगा इधर, कितना चला? 5 मीटर चला और कार्यालय पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कार्यालय। ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय, ए दाहिनी ओर, यहां से दाहिने मुड़ेगा तो इधर गया, कितना गया? 12 मीटर, और ये भी अपने कार्यालय। ये है रहा ए और ये रहा बी। अब पूछ रहा है दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को मिला देंगे। अब जब आप इसको मिला दोगे तो एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। अब त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे एक लंब डाल देंगे, तो ये ए ये बी है, यहां लिख देते हैं सी, लिख दिया। अब देखो ये 4 मीटर है, ये टोटल 12 मीटर है, तो ये भी 4 होगा, तो ये कितना हो गया? अंदर वाला 8 मीटर। अब देखो ये 2 है, ये 8 है, तो ये अंदर वाला 10 हुआ और 5 ये, तो टोटल कितना हो गया? 15 मीटर यहां से यहां तक। तो हम लिख सकते हैं सी ए बराबर 8 मीटर और सी बी बराबर 15 मीटर। और हमें निकालना क्या है? ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग 64 और 225, तो 5 4 9 6 2 8 289। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 289 यानी 17 मीटर, 17 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो कथनों S1 S2 और उनके बाद आने वाले प्रश्न, P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। P प्लस Q विषम पूर्णांक है। क्या P Q विषम पूर्णांक है?
निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले S1 पर्याप्त है। S1 PQ दोनों अभाज्य हैं, PQ दोनों अभाज्य हैं, तो अगर हम 2 ले लें और इसको 3 ले लें, 2/3 कितना हो जाएगा? 6। 2/3 6 हो जाएगा ना, यानी विषम पूर्णांक नहीं होगा, तो ये तो पर्याप्त है नहीं। P प्लस Q विषम पूर्णांक है। अगर P प्लस Q विषम पूर्णांक है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? PQ विषम पूर्णांक होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल S2 पर्याप्त है। इस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 2009 का कैलेंडर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अंतिम 2 डिजिट क्या है? 09, 4 से भाग दे दो, 1 आया शेष, यानी ये 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। ये मैं अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। 2009 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 2015। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक 136 में 5b7 को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3, जहाँ ए बी पूर्णांक। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थत 3 से विभाज्य है। 7a3 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कौन होता है? जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। चलिए उसको देखते हैं। 7 और 3 10। अब अगर यहां पर हम एक ही जगह पर क्या रख दें? 2, ये हो जाएगा 12 और 12 हो जाएगा तो क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा 3 से। तो हम मान लेते हैं कि एक ही वैल्यू 2 है। तो 7a3 को हम लिख सकते हैं 723। अब कह रहा है 136 में ये जोड़ने पर ये आता है, तो अगर 723 में से 136 घटा देंगे तो 5b7 आ जाएगा। 136 घटा देते हैं। 13 में से 6 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 6 में से गया 5। ये देखिए 5 आ गया, 7 भी आ गया और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो b की वैल्यू क्या होगी? 8, यानी ऑप्शन डी। अब फिर हमारे सामने कॉम्प्रेंशन आ गया। अब इसे हम पढ़ते हैं। भारत एक आर्थिक पदछाप, इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस, यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं सीखने के लिए इसके पास काफी कुछ है, तथापि इसे उन समाधानों को ही क्रियान्वित करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप हैं। भारत को वर्तमान उद्योगामी उपायों के बजाय एक सहयोग आधारित प्रभावी दीर्घकालिक नियामक व्यवस्था की खास तौर पर आवश्यकता है। विनिमय वांछित परिणाम लाने का प्रयास करते हैं तथा ये किसी न किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रायः विनिमय बेरोजगार, रोजगार और आर्थिक संबंधों पड़ने वाले असर या कम प्रतिबंधी विकल्पों का विचार करने में असफल रह जाते हैं। विनिमयों का इस्तेमाल भविष्य में और अधिक व्यापक रूप में साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाजारों को बचाने में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विनिमयों के अनिवार्य रूप से अनेक अनैच्छिक परिणाम होते हैं। आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था विनिमयों को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करते हैं। यह है हमारा प्रश्न, ठीक है। कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है। एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में सहायक होगी? बिल्कुल नहीं। वैश्विक प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनिमयों का पूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको होल्ड पे रख लिया। भारत में विनिमय आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते, गलत है। भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, ठीक है। विनियमों का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है, ये गलत है।
विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक और पर्यावरणीय सलाहकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा अवधारणाएं क्या है, गलत है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्पोषित तथा सुपोषित शिशुओं और छोटे बच्चों के सूक्ष्म वोमों की तुलना की। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार मां के दूध के रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा पाई गई। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरक्षित करने वाले जीवाणु शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम आता है फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है, परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं को सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला? यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। गलत। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व जीवाणु संरोपित किए जाने चाहिए, एडवाइस है। गलत। कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां के दूध की जगह डेयरी का साइलेटेड ये दूध पिलाया जाना चाहिए। गलत। पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकर प्रभाव पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अनुसंधान के से संबंधित ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 64 में कह रहा उपरोक्त परिच्छेद का निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषितग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसक्ति जीवाणुयुक्त खाद्य पदार्थ है, प्रोबायोटिक। नो। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारे सामने प्रश्न। पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। अनुसंधानकर्ताओं को पता लगा है कि पिघले हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में नियत जीवजात के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही, जिसका प्रभाव समग्र समुद्र तट स्थल परितंत्र पर पड़ रहा है। उनका विश्वास है कि जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तर ही तटीय क्षेत्र में क्षीणमान विविधता का कारण है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है। भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों में क्षेत्र तेजी से गर्म होते हैं। नहीं, गलत। भूमंडलीय तापन के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में समुद्र अधस्थलीय अवसादन हो सकता है। बिल्कुल इसको होल्ड पे रख लो। पिघले हुए हिमनद कुछ क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता को कम कर सकते हैं, इसको भी होल्ड रख लो। 2 और 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको पढ़िए, प्रश्न को थोड़ा सा प्रयास करिए। किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा ली। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार कर दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारोकारों को सजीव अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली शताब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। इस अनुसंधान से यह संकेत मिलता है कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्कंदी बना रहा, किंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से पर्यावरण में मानवकृत कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती है।
ऊर्जा प्रवाह की इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है कि आधुनिक परतंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है जितनी सहजता से अतीत में हुआ है। उपयुक्त परिच्छेद के आरंभ निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है ना। आसन्न भूमंडलीय तापन का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलत। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। तीसरा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। (67) खाद्य की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और यह तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची हैं। फिलीपींस में कभी धान की हजारों किस्में फल फूल नहीं थी, किंतु अब मुश्किल से 100 किस्में ही उपजाई जा रही हैं। इनमें मात्र एक शताब्दी पूर्व खेती में उपयुक्त होने वाली गेहूं किस्मों में से 90% किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरण की विलक्षणताओं के काफी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों और खाद्य के प्रौद्योगिकी चलित उत्पादन और वितरण पर हमारी भारी निर्भरता कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन फसल पादपों का संहार कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन किस्मों की घोर आवश्यकता हो जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ठीक है, पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही है। प्रमुख कारण मनुष्य ही रहे हैं, तो ये गलत। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। इसको होल्ड पे रख लो। खाद्य उत्पादन वितरण की वर्तमान शैली अंतोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या को ले जाएगी। गलत। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। बिल्कुल। 2 और 4 तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है यदि बी से आगे और बी समेत यानी बी इंक्लूड होगा अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर छोटे अक्षरों में लिखे जाए, शेष अक्षरों को बड़े में लिखा तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास कैसे? बी से आगे यानी बी समेत। ये देखो ए बी सी डी ई जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जुलाई को कैसे लिखेंगे? जे यू एल वाई, यानी यू और वाई कैपिटल लेटर में होंगे। यू और वाई कैपिटल लेटर में कहाँ है? यहाँ है, जे यू एल वाई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई तीसरे टुकड़े की लंबाई के 1/3 योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़े की लंबाइयों के योग के बराबर है। कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी है? ठीक है, सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई, मान लिया जो पहला दूसरा तीसरा टुकड़ा है उनको हम मान लेते हैं ए बी और सी। तो जो पहला टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है? 3 अभाज्य संख्याओं, 3 विषम अभाज्य संख्याओं, 3 विषम अभाज्य संख्याओं, तो 3 और 5 7 ले लिया तो 15, इनका औसत होगा 5। क्या हमने लिख दिया 5 इकाई यानी 5 यूनिट। ठीक है, 3 विषम भी होनी चाहिए अभाज्य भी होनी चाहिए। तो विषम 3 5 7 तीनों विषम भी है और अभाज्य 2 सम संख्या में आती है, अभाज्य तो है पर सम संख्या में आती है। 15 हो गया। अब कह रहा है
दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई की 1/3 योग के बराबर, यानी b बराबर पहले टुकड़े की लंबाई है 5 और तीसरा टुकड़ा है c, इसके 1/3 योग के बराबर होगा। यानी c का जो 1/3 होगा उसको अगर हम a में ऐड कर देंगे तो b आ जाएगा। फिर कह रहा है तीसरे टुकड़े की लंबाई दोनों टुकड़े की लंबाई की योग के बराबर है, यानी c क्या है, c है पहला टुकड़ा है a 5 और दूसरा है b, इनके योग के बराबर है, ये है c। अब देखो यहां भी c आ गया, यहां भी c आगे निकालते हैं, c माइनस 1/3 c इक्वल टू 5 5 10, c में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 इक्वल टू 10, तो c इक्वल टू 10 इंटू 3/2, ये जाएगा तो पलट जाएगा, तो कितना आ गया 15 इकाई। 15 इकाई तो आ गया c का, 5 इकाई आ गया a का। b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 1/3 गुणित c, c कितना है 15, ये कितना हो गया 10 इकाई। अब टोटल कितना हो गया 5 10 और 15 बराबर 30 इकाई। तो 30 इकाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुक्रम 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है किंतु ठीक बाद 7 है। ठीक पहले 3 नहीं है, ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है। ठीक है, ये है वो 5 जिसके ठीक पहले 3 नहीं और ठीक बाद 7 है, तो एक तो ये बन गया। ये 5 है इसके ठीक पहले 3 है, ये 5 है इसके पहले भी ठीक 3 है, तो ऑप्शन ए 70 का ऑप्शन क्या होगा ए, ये भी हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 71 किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं हैं तो शेष क्या होंगे, जो 5 होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, अब कह रहा है जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। डी के पिता, डी का पिता है एफ, ए प्लस कर दिया, इसकी साली या भाभी है और विधवा है तो फीमेल ही होगी, साली या भाभी। ठीक है, बना दिया। अब कहता है बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। ए बी की पुत्री है, ए किसकी पुत्री है, बी की। अब ध्यान देना दो फीमेल मिल गए, ए बी की पुत्री है। सी बी का रिश्ते में चचेरा फुफेरा मौसेरा भाई या बहन है, भाई या बहन है। तो पूछ रहा है ई कौन है। अब सारे लोग मिल गए, केवल ई नहीं मिली, तो ई कहाँ आ जाएगी, ई हो जाएगी इसकी पत्नी, ई हो जाएगी एफ की पत्नी, और एफ की पत्नी होगी। पूछ रहा है दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो एफ की पत्नी भी है ये, ए की दादी भी है और सी की चाची मामी मौसी बुआ भी लगती है। तो ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों इस पे पूरी तरह से लागू होंगे। ठीक है, किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफेद रंग से रंगा जा सकता है, उस घन को कितने विभिन्न तरीके से रंगा जा सकता है। देखिए एक भी कठिन टास्क है, सुनने में लगता है इसमें हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, बट इसमें हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए ये पेपर मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए लेके आए हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करिए, फार्मूले का नहीं, अगर सी सेट पास करना है तो। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अभी करंट में पेपर दे रहे हो या फ्यूचर में देने वाले हो, सी सेट पास करना कठिन इसलिए हुआ है कि बुद्धि का इस्तेमाल बंद हो गया है, फार्मूले के इस्तेमाल पे चलते हैं कि बाबा ने कह दिया फार्मूला लग गया, तो बाबा फार्मूले पे नहीं, हमें बुद्धि का इस्तेमाल, आइए इस्तेमाल करते हैं। घन है प्रत्येक फलक, घन में जानते हैं कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं, घने से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। काले या सफेद रंग से रंगा जाना है, चलिए तरीका देखते हैं। पहला, पूरी तरह से काला, काला पूरा,
दूसरा सफेद पूरा, दो तरीका तो ये। तीसरा तरीका एक सफेद और सभी क्या हो जाएंगे, काला। चौथा तरीका एक काला और पूरा हिस्सा क्या होगा, सफेद। पांचवा तरीका दो सफेद विपरीत। छठवां दो सफेद एडजेसेंट यानी पड़ोसी। याद रखना, जब दो सफेद विपरीत होंगे तो शेष चार काले में होंगे, दो सफेद एडजेसेंट यानी पड़ोसी होंगे तो शेष काले होंगे। सातवां सीन होगी दो काला विपरीत। आठवां होगा दो काला पड़ोसी। ठीक है। अब नौवां तीन सफेद पड़ोसी। अब अगर तीन सफेद पड़ोसी होंगे ऐसे तो तीन काला अपने आप हो जाएंगे, यानी काला लिखने की जरूरत नहीं है। और 10वां है तीन सफेद, इनमें से दो विपरीत और एक कोई भी। तीन सफेद में जब दो विपरीत कर देंगे एक कोई भी कर देंगे, जो शेष बचेंगे उनमें दो विपरीत काला और एक कोई भी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यानी कुल 10 प्रकार से हम रंग सकते हैं किसी भी घन को। ठीक है। अगला प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है 6 के। कह रहा है कितने त्रिक यानी एक्स वाई जेड संतुष्ट करते हैं जहां एक्स वाई जेड धन पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब ऐसे कौन से कितने तरीके हैं जिससे ये सिद्ध होता है। ठीक है। अब देखिए, एक तरीका ये हो सकता है x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 यानी 123। ठीक है। क्योंकि टोटल इनका योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 2 1 3 1 6 हो रहा है। अब इसको हम कह रहे हैं ना कितने त्रिक बन सकते हैं। एक बन सकता है 123, एक बन सकता है 132, दूसरा बन सकता है 213 और तीसरा बन सकता है 231, चौथा बन सकता है 312, पांचवा बन सकता है 321। 1 2 3 4 5 6 टोटल ये बन गए कितने, 6 तरीके। 6 तरीके तो यही हो सकते हैं। आप एक में 2 जोड़ो 3 जोड़ो उधर तब भी 6, 1 3 2 तब भी 6, 2 1 3 तब भी 6, इतने तो ये हो गए। और तरीका क्या हो सकता है, 1 1 4। 1 1 4 को भी हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, 1 1 4, 1 4 1, 4 1 1। तो 3 तरीके तो ये बनेंगे, 6 तरीके ये बनेंगे। और चौथा तरीका ये हो सकता, एक तरीका ये भी हो सकता है कि तीनों की वैल्यू 2 2 2 हो तब भी 6 होंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है। तरीके कुल कितने हो गए, 6 3 9 1 10, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए 74 नंबर, 74 में कहता है यदि डॉलर का अर्थ है विभाजित करना, एट द रेट का अर्थ है गुणित, हैशटैग का अर्थ है घटाया, तो ये है 10 हैशटैग 5 एट द रेट $1 तो 10 हैशटैग का अर्थ है घटाया गया 10 - 5, एट द रेट का अर्थ है गुणा करना 1 और डॉलर का अर्थ है विभाजन करना। एक फार्मूला आता है बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। का को पहले काटिए फिर पीछे दो भाग, गुणा करो फिर जोड़कर ऋण को दिए घटाए। अब देखिए 10 - 5 × 1, सबसे पहले 1/5 कर देंगे। ठीक है। अब यहीं पर मल्टीप्लिकेशन भी लग जाएगा,
तो 10 - 1 इक्वल टू क्या आ गया? 9। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 74 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आठ अंकों की एक संख्या, इसको 3 से भाग देने पे शेषफल 0 रहता है, तो बी के कितने मान संभव है? बी मतलब ये है, अब हम सबको पता है कि 3 से जो संख्या कटती है उसके अंकों का योग 3 से कटेगा तभी वो संख्या कटेगी। आइए जोड़ते हैं। 4 2 6 5 11 2 13 7 20 4 24 6 30 प्लस बी, यहां तक की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 30। अब हमें पता है कि 3 से काटना है, तो एक तो 30 3 से कट जाएगा, 33 कटेगा, 36 कटेगा, 39। यानी हम b की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? अगर 0 रख देंगे तो ये 30 हो रहेगा। v की वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो ये 33 हो जाएगा, तब भी 3 से कटेगा। b की वैल्यू हम 6 रख देंगे 36, तब भी 3 से कटेगा। b की वैल्यू हम 9 रख देंगे 39 हो जाएगा, तब भी कटेगा। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 4। तो 75 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब ये हमारे पास एक प्रश्न है, 6 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई और एफ, किसी परीक्षा में बैठे हैं, या तो सी का या तो एफ का प्राप्तांक अधिकतम है। सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो ई का प्राप्तांक, कुल विद्यार्थी हैं 6। अब कह रहा है जब सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है 2 3 4 5 6, सी का प्राप्तांक, तब ई का प्राप्तांक क्या होता है? न्यूनतम। जब एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बी का क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब एक बात और कह रहा है, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, यानी डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। फिर कह रहा है लेकिन इनमें निकट प्रतिस्पर्धी हैं, यानी डी और ए के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, कितना अधिक हमें नहीं पता। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, सी का ए से अधिक है, तो जाहिर सी बात है डी और ए के बीच में वो सी कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पे आता है तो बी का स्थान क्या होगा? एफ अगर दूसरे स्थान पे आएगा, एफ अगर दूसरे स्थान पे आएगा तो जाहिर सी बात है सी टॉप करेगा। सी टॉप करेगा तो ई कहां आएगा? नीचे आएगा। अब सी ने टॉप कर दिया, ए जो है, ए के ऊपर कौन होगा? डी होगा, और बी भी चाहिए। अब जाहिर सी बात है ए डी बी की कंडीशन यहां पर हमारे सामने जनरेट हुई, बी को हम कहां रखें? बी के बारे में कह रहा है ना, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, ए का प्राप्तांक बी प्राप्तांक से अधिक है, तो यहाँ डी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ कौन होगा? बी होगा। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पे आता है तो बी का स्थान क्या होगा? बी का स्थान होगा 5वां। बी का स्थान है 5वां, बना हुआ है, ठीक है। यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा? यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो, अब बी का प्राप्तांक इस कंडीशन में न्यूनतम होगा, एफ यहां होगा, यहां कौन होगा? बी। अब सी के स्थान के बारे में पूछ रहा है, अब बी यहां हो गया, अब हमारे एफ यहां हो गया, अब हमारे पास कौन कौन बचा है? सी बचा है, डी बचा है, ए बचा है और ई बचा है। अब देखो, एक तो ये हो सकता है ए यहां हो, डी यहां हो, ठीक है, सी यहां हो, ई यहां हो, एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है
ए यहाँ हो, डी यहाँ हो, ई यहाँ हो, सी यहाँ हो। तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, ए यहाँ हो, डी यहाँ हो, सी यहाँ हो। ठीक है, तो पूछ रहा है तो क्या होगा सी का स्थान, दूसरा या चौथा? आखिरी। यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा हो तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही होगा? यदि ई योग्यता क्रम में तीसरे स्थान हो तो इनमें से कौन सा सही होगा? ई योग्यता क्रम में तीसरे स्थान पे होने का मतलब हुआ कि एफ यहां होगा, पहला दूसरा, यहां हो गया ई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यहां कौन होगा? डी। अब जाहिर सी बात है यहां पे ए होगा, यहां पे डी होगा और यहां पर सी होगा। अब कह रहा है ऑप्शन में ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा, नहीं ये नहीं हो सकता। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, हो भी सकता है। ए योग्यता क्रम में चौथा है, डी योग्यता क्रम में पांचवा है। यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा स्थान निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा हो तो कैसे करेंगे? अगर ई योग्यता क्रम में तीसरा होगा, प्रश्न में कह रहा है ना कि एफ सी का प्राप्तांक, सी का या एफ का प्राप्तांक अधिक है, सी का प्राप्तांक अधिक हो तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होगा। या इसका मतलब इस बार एफ का प्राप्तांक मुझे अधिकतम करना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां। जाहिर सी बात है एफ का प्राप्तांक जब अधिकतम होगा तो बी का प्राप्तांक क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा हो, यदि ई योग्यता क्रम में तीसरा हो गया, ठीक है, अब हमारे पास बचा ए के ऊपर डी और इसके ऊपर होना चाहिए सी। ठीक है, यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ सी। योग्यता तीसरे तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? डी का योग्यता क्रम क्या हो जाएगा? ए का योग्यता क्रम चौथा होगा, ये हो नहीं। सी का योग्यता क्रम ई से अधिक होगा, सी का प्राप्तांक ई से अधिक होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो 78 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो प्रश्नों निर्देश दिए गए हैं। सोहन का वजन मोहन के वजन से दुगना या रोहन के वजन से कम है? सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है? मोहन से भी कम है और रोहन से भी कम है। एक बात तो क्लियर हो गया कि सबसे कम वजन किसका है? सोहन का। रोहन के वजन का दुगना, रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है? मोहन या सोहन से अधिक है। अब किसी का दुगना अधिक है तो किसी भी कंडीशन हो सकता है कि रोहन का वजन 40 हो और मोहन का 50 हो, यानी मोहन का वजन ज़्यादा हो। लेकिन जब रोहन का दुगना कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो उससे जाहिर सी बात कम हो जाएगा। अगर रोहन का 100 है, दुगना कर दिया 200 हो गया, मोहन का हो सकता है 70 हो। अब हम चलते हैं यहाँ के प्रश्नों पे। प्रश्न क्या क्या देता है ये? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक से मोहन का वजन अधिकतम है, सोहन का वजन अधिकतम है, रोहन का वजन अधिक? किसका वजन अधिकतम है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। अधिकतम हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। मोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का वजन न्यूनतम है, रोहन का किसका न्यूनतम निर्धारित कर सकते हैं? बिल्कुल निर्धारित कर। सोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का वजन न्यूनतम है, ये हमने निर्धारित कर लिया। लेकिन हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि किसका वजन अधिकतम है। ठीक है, इस हिसाब से 2019 का पेपर पूरी तरह से एनालिसिस कर दिया गया। आशा है कि आपने बेसिक न्यूमरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध के प्रश्नों का पूरी तरह से आनंद लिया होगा।
मेरी 99.99% कोशिश थी कि मैं फार्मूले का कम से कम प्रयोग करूं और सिखाने का प्रयास करूं। नो डाउट वीडियो बड़ा बना होगा, हो सकता है कि कुछ पीपीटी ऐसी हो जो क्लियर ना हो, लेकिन ये क्लियर है कि 2019 का जो सेट ए है उसी से ये लिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक आप देख सकते हैं, मेरे अटेम्प्ट करने के तरीकों को देख सकते हैं। बेसिक न्यूमरेसी और जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को हमेशा मैंने नज़दीक जाके कराने का प्रयास किया, कहीं भी हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी नहीं लगाया। आगे देखते हैं क्या होगा। कॉम्प्रहेंशन के प्रश्नों का मैंने आपको एकमात्र तरीका बताया कि पढ़ते वक्त आपका 100% कंसंट्रेशन एंड फोकस बोथ पे होना चाहिए, पैसेज पे। यदि ऐसा रहेगा तो आपका आंसर जरूर आएगा। आशा करता हूं कि आप बेहतर सीखे होंगे। आपको ढेर सारे शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।